हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। चलिए बेटा, आज स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। काफ़ी लेट हुआ है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ बेटा, बट कोशिश करूँगा कंटिन्यू लेक्चर प्रॉपरली प्रोवाइड हो आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ठीक, को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये एक्सेप्शनल केस था। मेंडल का जो लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस का, तो उसमें हमने सारी चीज़ें, लीथल जीन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। को डोमिनेंस में एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे, ठीक। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने एग्जाम्पल पढ़े थे मिराबिलिस जलापा, स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर, ये सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस की थी। एक टॉपिक और उसमें रिमेनिंग पोर्शन है जिसे हम बोलते हैं लियोट्रॉपी जीन, लियोट्रॉपिक जीन या फिर लियोट्रॉपी कहा जाता है। तो चलिए उसको भी एक बार केस समझ के देखते हैं क्या चीज़ है ये, ठीक। और इससे रिलेटेड ये तो वन जीन इंट्रैक्शन पे हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। वन जीन इंट्रैक्शन में आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, लीथल जीन, लियोट्रॉपिक जीन, ये सारे इंक्लूडेड हैं। टू जीन इंट्रैक्शन से रिलेटेड चीज़ें आपसे एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली नहीं पूछा जाता, नीट लेवल पे जो पॉइंट्स पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे और उसी को फॉलो करके चलेगा, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बेटा। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लियोट्रॉपिक जीन, ठीक ना बेटा। और तो पहला जो टॉपिक है आपका लियोट्रॉपिक जीन, देखिए किसे कहते हैं लियोट्रॉपिक जीन, फोकस करिएगा जरा। लियोट्रॉपिक जीन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाती है और नीट लेवल पे इसके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, ठीक। अब मैं आपको बता दूं, अभी आप तक आपने पढ़ा है कि एक जीन पर्टिकुलर, एक जीन एक पर्टिकुलर फिनोटिपिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक। एक पर्टिकुलर जीन एक पर्टिकुलर फिनोटिपिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। टू जीन्स टू फिनोटिपिक कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे, बट लियोट्रॉपिक जीन ऐसे जीन होते हैं, एक सिंगल जीन मोर देन वन, मतलब टू फिनोटिपिक कैरेक्टर को कंट्रोल करे, इस टाइप के जीन को लियोट्रॉपिक जीन कहा जाता है। तो इसमें आपसे क्या होता है, एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। अगर हम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो हमें स्टार्च, पी प्लांट में स्टार्च की सिंथेसिस और उसका सेप, ये एग्जांपल मिलता है लियोट्रॉपिक जीन का। बट अगर हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में बताना होता है, लियोट्रॉपिक जीन का एग्जांपल बताइए। क्लियर है बेटा? तो एक एक चीज डिस्कस करके चलेंगे। ड्रोसोफिला में क्या एग्जांपल है, ह्यूमंस में कौन सी चीज एग्जांपल है लियोट्रॉपिक जीन का, और पी प्लांट का केस स्पेशली हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इतना माइंड में सेट कर लीजिएगा, एक पर्टिकुलर जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करे, इस टाइप के जीन को लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। क्लियर है सबको? चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या है बेटा। द ability of gene to have multiple phenotypic effect clear is known as लियोट्रॉपी। क्या बोलते हैं बेटा? लियोट्रॉपी। क्लियर है सबको? ठीक। द जीन हैविंग, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा और सुनाई भी दे रहा होगा, एकदम क्रिस्टल प्रॉपरली सुनाई दे रहा है और दिख भी रहा है आपको, क्रिस्टल राइटिंग दिख रही होगी आपको बेटा। द जीन हैविंग मल्टीपल phenotypic effect is known as लियोट्रॉपिक जीन। ठीक ना बेटा? तो ध्यान रखिएगा, लियोट्रॉपी किसे कहते हैं? एक ऐसी एबिलिटी, जीन के पास वो एबिलिटी जो मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सके, उसे लियोट्रॉपी कहा जाता है। और ऐसा जीन, ठीक, उस जीन को जो मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है उसे लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। उस इफेक्ट, उस एबिलिटी को लियोट्रॉपी कहते हैं और उस जीन को लियोट्रॉपिक जीन कहा जाता है। क्लियर है बेटा? इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करना है, ठीक। एग्जांपल्स देखते हैं बेटा क्या है ये, रफ करें इसको। चलिए
एग्जाम्पल्स देखते हैं। लियोट्रॉपिक जीन के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें बेटा, तो एग्जाम्पल, ठीक, इन ह्यूमन डैश फर्स्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस। आगे चल के हम पढ़ेंगे, जब डिसऑर्डर पढ़ेंगे बेटा, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस का नाम आएगा, वहां पे इसको डिस्कस करेंगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस ये एक बीमारी है, ठीक। एग्जाम्पल है लियोट्रॉपिक जीन का। सेकेंड एग्जाम्पल है मर्फन सिंड्रोम। मर्फन सिंड्रोम, आप केवल एग्जाम्पल याद रखिएगा, आपसे मर्फन सिंड्रोम का एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है। एंड फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक ना बेटा। ये 3 एग्जाम्पल है ह्यूमन के केस में। अगर हम बात करें ड्रोसोफिला के केस में, ठीक, ड्रोसोफिला के केस में अगर हम बात करें, सेकंड, इन ड्रोसोफिला तो क्या होगा इनके केस में? जो एग्जाम्पल है बेटा, फर्स्ट जो इनके केस में एग्जाम्पल है वो आपको मिलेगा इन्फ्लुएंस द साइज ऑफ विंग्स, इनके पंख में जो चेंजेस आते हैं, ठीक ना बेटा। तो ये ड्रोसोफिला के केस में एग्जाम्पल है। और सबसे बेस्ट जो है आपका वो है पी प्लांट। थर्ड एग्जाम्पल इन पी प्लांट, इन केस ऑफ पी प्लांट। और पी प्लांट में कौन सा एग्जाम्पल मिलेगा वो भी डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा 3 एग्जाम्पल है। फर्स्ट आपका है इन ह्यूमन, दूसरा आपका है इन ड्रोसोफिला, और थर्ड आपका है इन केस ऑफ पी प्लांट, ठीक ना बेटा। तो पी प्लांट आपके एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, आपसे ये भी पूछे जाते हैं, बताइए किसके एग्जाम्पल हैं। ह्यूमन में कोई लियोट्रॉपिक जीन का एग्जाम्पल बताइए, तो आपको ये एग्जाम्पल शो करना होगा। क्लियर है सबको? चलिए यहां तक नोट डाउन करिए, आगे देखते हैं। चलिए पी प्लांट का एक्सप्लेनेशन समझते हैं बेटा। एज इट इज ऐसे ही नोट डाउन करिएगा आप। चलिए पी प्लांट में क्या है, पी प्लांट, इन केस ऑफ पी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सेटाइवम। इन केस ऑफ पी प्लांट डैश स्टार्च सिंथेसिस एंड शेप ऑफ सीड। 2 कैरेक्टर, एक ही जीन 2 चीज कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। एक क्या चीज कंट्रोल करता है बेटा? स्टार्च की सिंथेसिस, और दूसरा क्या करता है? शेप ऑफ सीड। जरा देखो, ध्यान समझिएगा, जरा देखिए। फॉर स्टार्च सिंथेसिस अगर हम लिखें, फॉर स्टार्च सिंथेसिस, ठीक ना बेटा, कैपिटल बी ऐसे लिख दे रहा हूं, लार्ज स्टार्च ग्रेन, कैपिटल बी स्मॉल स्टार्च ग्रेन। तो लार्ज स्टार्च ग्रेन मतलब दाने बड़े बड़े होंगे और उसमें स्टार्च ज्यादा होगा। स्मॉल स्टार्च ग्रेन दाने छोटे छोटे होंगे और स्टार्च का अमाउंट भी कम होगा। जब इनके बीच क्रॉस करोगे ना, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो ये जो बनेगा ना बेटा, ये कैपिटल बी स्मॉल बी बनेगा। अब ये जो बनेगा ये कौन सा बनेगा? इंटरमीडिएट, ठीक ना बेटा, इंटरमीडिएट ग्रेन साइज, ना बहुत ज्यादा छोटा होगा और ना बहुत ज्यादा बड़ा होगा। अब आप ये कहोगे सर इसमें कैपिटल बी को इस पे हावी हो जाना चाहिए था, तो भैया ये एग्जाम्पल किसका होता है? एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब
कैपिटल बी पूरी तरह से हावी नहीं हो पाएगा किस पर, स्मॉल बी पे। अगर ये पूरी तरह से हावी होता कैपिटल बी तो ये भी कैसा होता, लार्ज स्टेन ग्रेन साइज, बट ऐसा नहीं हुआ। ये इंटरमीडिएट है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा होगा ना बहुत ज़्यादा छोटा, ना स्टार्च का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा ना बहुत कम होगा, तो ये इंटरमीडिएट होगा, इन दोनों के बीच का होगा। क्यों? क्योंकि ये किसका एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसमें शो होता है। क्लियर है सबको? अब बात करते हैं जरा इसके शेप की। शेप ऑफ सीड अगर हम बात करें, शेप ऑफ सीड, ठीक ना बेटा, तो शेप ऑफ सीड में कैपिटल बी जो है राउंड शेप, कैपिटल बी रिंकल्ड शेप, स्मॉल बी ये अपना देगा कैपिटल बी, अपना गैमेट देगा स्मॉल बी, दोनों क्रॉस होंगे बनेगा कैपिटल बी स्मॉल बी। अब यहां पे कैपिटल बी इस पे हावी होगा तो ये शेप कैसा हो जाएगा, राउंड शेप। आया समझ में? ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, कैपिटल बी एक कौन सा कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, स्टार्च की सिंथेसिस, ज्यादा से ज्यादा स्टार्च होंगे। वहीं कैपिटल बी शेप को भी बता रहा है। इसका मतलब एक ऐसा जीन जो एक से ज्यादा को कैरेक्टर कंट्रोल करता है, एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, उस जीन को लियोट्रोपिक जीन कहते हैं और प्रोसेस को लियोट्रोपी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्मॉल बी रिंकल्ड शेप को शो कर रहा है, जबकि स्मॉल बी ये भी बता रहा है कि स्टार्च का अमाउंट कम है, ग्रेन की साइज छोटी है। क्लियर है सबको? तो इसको अच्छे से ड्रॉ करिएगा। ये लियोट्रोपी आपसे पूछा जाता है, बोर्ड लेवल पे डेफिनेशंस पूछी जाती है, प्लस एग्जांपल्स प्रॉपर्ली शो करिए, तो आप ऐसे ही बता सकते हो बेटा। क्लियर है सबको? दिख रहा है? आगे चलें बेटा, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका रफ कर देना इसको। चलिए बेटा मैं रफ कर दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। ठीक, उन लोगों से क्षमा चाहते हैं, लेक्चर काफ़ी लेट हुआ है, बट कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से, बट अभी प्रॉब्लम सॉल्व है। आपको लेक्चर कॉन्टीन्यूसली, कोशिश पूरी है बेटा आपको लेक्चर कॉन्टीन्यूसली मिले, और काफ़ी एनर्जी मिलती है जब आप मैसेज करते हो कमेंट सेक्शन में कि सर हाँ ये चीज़ क्लियर है, ये डाउट है। काफ़ी अच्छा लगता है कि आप अट्रैक्ट हो रहे हो। तो प्लीज़ बेटा अगर आप इस वीडियो को फुल्ली वॉच करते हैं ना, तो अपना कम से कम जो भी आपको लगता है पॉजिटिव निगेटिव अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, और जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर करिए। अदरवाइज जैसा भी आपको रिस्पांस देना है पॉजिटिव नेगेटिव वो जरूर शो करिए। उससे क्या होता है, एक पॉजिटिविटी निगेटिविटी दोनों आप मतलब अंदर होती है, जिससे अगर पॉजिटिविटी है तो हम और अच्छा इंप्रूव करेंगे और अच्छा वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक ना बेटा? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग आपकी है जीन इंट्रैक्शन ऑफ जीन हमें पढ़ना है। देखते हैं। ओके बेटा चलिए नेक्स्ट हेडिंग आपकी है इंट्रैक्शन ऑफ जीन। अब इंट्रैक्शन ऑफ जीन में आपको क्या समझना है जरा वो देखो। इंट्रैक्शन ऑफ जीन, ठीक ना बेटा? इंट्रैक्शन ऑफ जीन में आपने वन जीन इंट्रैक्शन इससे पहले पढ़ा है, जिसमें आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, लीथल जीन, लियोट्रोपिक जीन आपने पढ़ा। इसमें जो हम पढ़ेंगे टू जीन इंट्रैक्शन पढ़ेंगे स्पेशली, और वो एनसीईआरटी में नहीं एक्सप्रेस मतलब शो किया गया, बट नीट लेवल पे आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, और पूछा क्या जाता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपसे नहीं पूछी जाती, मेनली उसका फेनोटाइपिक रेशियो पूछा जाता है। ठीक, या फिर ये किस में आते हैं, किस में इंक्लूड है, वन जीन में इंक्लूड है या टू जीन में। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो। इंट्रैक्शन ऑफ जीन की डेफिनेशन क्या होती है वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है? यूजुअली वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर। अभी मैंने आपको बताया था लियोट्रोपिक में भी ऐसा कुछ हो रहा था, एक जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है तब उसे लियोट्रोपिक जीन बोलते हैं। क्या लिखा है? यूजुअली वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर, टू जीन कंट्रोल टू कैरेक्टर, बट समटाइम्स मोर देन वन जीन कंट्रोल सिंगल फिनोटिपिक कैरेक्टर। मतलब एक से ज्यादा जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करें, एंड इट इज ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ जीन, क्योंकि जीन के बीच इंट्रैक्शन हो जाता है। क्लियर ना बेटा? वापस से जरा फोकस करिए। देखिए ऐसे समझिए, लियोट्रोपिक जीन क्या था? एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अगर यही एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करना शुरू कर दे
तब इस जीन को हम क्या बोलते हैं, लियोट्रोपिक जीन। क्लियर है यहां तक। अब क्या कह रहा है, इंट्रैक्शन ऑफ जीन में एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, दो जीन दो कैरेक्टर को कंट्रोल करना शुरू करेंगे। लेकिन ठीक, क्या लास्ट लाइन क्या लिखी थी, सिंगल फिनोटिपिक कैरेक्टर, ठीक ना, मोर देन वन जीन, एक से ज्यादा जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करना शुरू कर दें। मतलब अभी एक जीन दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था, ये लियोट्रोपिक था। अब मोर देन वन जीन, जीन दो है लेकिन कैरेक्टर एक है, इस टाइप की कंडीशन को हम बोलते हैं इंट्रैक्शन ऑफ जीन। जीन इंट्रैक्ट हो चुके हैं और मिलके पर्टिकुलर एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा, तो ये थी इसकी डेफिनेशन, इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा। और इसमें एक फ्लो चार्ट आपको बनाना है, उसमें आपसे रेशियो ही पूछा जाएगा। ठीक फिनोटिपिक रेशियो पूछा जाता है, जिसको आप अच्छे से बना लीजिए शॉर्टकट, आपसे रेशियो ही पूछा जाएगा। मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूं, अच्छे से बना लीजिएगा इसको। कौन कौन से हैं जरा देखिएगा। टाइप्स ऑफ नॉन एलिलिक जेनेटिक इंट्रैक्शन ठीक ना बेटा। और यहां पे क्या होगा, F2 जनरेशन, डाईहाइब्रिड फिनोटिपिक F2 जनरेशन, फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन। इसको ऐसे ही ड्रॉ करिएगा बेटा, फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना बेटा। पहला कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सेकंड डुप्लीकेट जीन, थर्ड रेसेसिव सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही बेटा, रेसेसिव इपिस्टैसिस, डोमिनेंट इपिस्टैसिस, फिफ्थ एडिटिव जीन, इसको दूसरे नाम से पॉलीमेरिक भी कहा जाता है, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। इनहिबिटरी जीन, ठीक ना बेटा। सप्लीमेंट्री, 7 नंबर सप्लीमेंट्री जीन, क्लियर है सबको। अब जरा देखो रेशियो, जबकि हम लोगों ने जब आपने मेंडल के केस में पढ़ा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस को जब पढ़ा था, तो वहां पे जो रेशियो मिला था F2 जनरेशन में वो कितना था, 9:3:3:1। क्लियर है। 9 राउंड येलो सीड थे, 3 राउंड ग्रीन सीड थे, 3 आपके रिंकल्ड येलो थे और 3 आपके 1 आपका रिंकल्ड ग्रीन सीड था। क्लियर है सबको। ये F2 जनरेशन था अकॉर्डिंग टू मेंडल। बट जब इस चीज को ऑब्जर्व किया गया ना, तो यहां पे रेशियो कुछ और आ रहा था। क्या रेशियो था, यही रेशियो आपसे नीट में पूछा जाता है कि बताइए सप्लीमेंट्री जीन में फिनोटिपिक रेशियो यानी F2 जनरेशन रेशियो कितना होता है। ठीक, चलिए देखते हैं जरा रेशियो क्या क्या थे। कॉम्प्लीमेंट्री जीन का जो रेशियो होता है बेटा 9:7, इसको नोट डाउन करिएगा अच्छे से बेटा। डुप्लीकेट में आपको मिलेगा 15:1 और रेसेसिव इपिस्टैसिस में मिलेगा 9:3:4 एंड डोमिनेंट इपिस्टैसिस मिलेगा आपको 12:3:4। एडिटिव जीन में आपको मिलेगा 9:6:1। इनहिबिटरी जीन में आपको मिलेगा बेटा 13:3 एंड लास्ट वन आपको मिलेगा सप्लीमेंट्री 9:3:4। क्लियर है सबको। ध्यान रखिएगा रेसेसिव इपिस्टैसिस और सप्लीमेंट्री दोनों का रेशियो सेम आता है, तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं गलती करने के। हम रेसेसिव और सप्लीमेंट्री में दोनों में रेशियो सेम है, इसको याद करना आसान है और गलती भी यहाँ पे ज़्यादा टाइम्स हो जाती है।
क्लियर है सबको? अब जरा देखो मेरी बात ध्यान समझना, मेंडल ने कितना बताया था, 9:3:1। अगर ऐड करोगे 9, 3, 12, 3, 15, 1, 16, मतलब इनके अकॉर्डिंग 16 आ रहा था। यहां देखो जरा रेशियो, 9, 7 कितना होता है 16, 15, 1 कितना होता है 16, 9, 3, 12, 4, 16, 12, 3, 15 प्लस 1 16, 9, 6, 15 प्लस 1 16, 3, 13, 3, 16, 9, 3, 12 प्लस 4 16। क्लियर है बेटा? तो ये रेशियो जरूर इसको फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, ये रेशियो आपसे नीट लेवल पे पूछा जाता है। क्लियर है सबको? अगर आप चाहते हो कि इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया जाए, कॉम्प्लीमेंट्री, डुप्लीकेट, रेसेसिव, डोमिनेंट, एडिटिव, इनहिबिटरी, सप्लीमेंट्री, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आपको ऐसे नहीं, अब इसका एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसका एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर सकता हूं। क्लियर है बेटा? बट उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में ये कंफर्म करिए कि आप उस चीज़ को प्रॉपरली चाहते हैं, हाँ इस चीज़ को समझना है, तो आपको उसका भी लेक्चर आपको दिया जा सकता है। क्लियर है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना रिस्पॉन्स बताइएगा कि आपको रिक्वायरमेंट है। मेरे अकॉर्डिंग इतना सफिशियंट है, यहां से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? अगर बहुत हुआ तो एग्जाम्पल्स दे दिए जाते हैं, बताइए किसका एग्जाम्पल है, तो हो सकता है एग्जाम्पल से रिलेटेड अगर आप चाहते हो तो वो चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी जाएगी। क्लियर है बेटा? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से इसको नोट डाउन करिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, पहले आप इसको नोट डाउन करिए बेटा। ओके बेटा, चलिए, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटा? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसको दूसरे नाम से और क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, या फिर इसको दूसरे नाम से मल्टीपल फैक्टर भी कहा जाता है। मल्टीपल फैक्टर, अच्छे से नोट डाउन करिएगा बेटा। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्कवरी की, किसने इसको एक्सप्लेन किया था? ठीक, इसको एक्सप्लेन करने वाले पर्सन कौन थे, कौन से थे? ठीक ना, सॉरी बेटा। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता क्या है? आपने इससे पहले पढ़ा था लियोट्रॉपी। लियोट्रॉपी में क्या था? एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था। एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था, उसे हम बोलते हैं लियोट्रॉपिक जीन। क्लियर है सबको? इनके स्टेटमेंट को पहले समझते हैं, इनके नाम लिखते हैं साइंटिस्ट का जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ठीक बेटा, देखो एक्सप्लेन बाय, साइंटिस्ट का नाम है H.NILSSON, ये नाम है इनका, थोड़ा सा नाम टिपिकल है। 1909 एंड ईस्ट 1910। ठीक ना बेटा? इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। अच्छा, क्या क्या एग्जाम्पल दिए थे वो सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या है बेटा, जरा वो समझिएगा। यूजुअली, मैं देखो लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। यूजुअली one gene control one character, but sometimes more than one gene, एक से ज्यादा जीन, मोर देन वन जीन कंट्रोल सिंगल फिनोटिपिक कैरेक्टर। इससे पहले अभी डिस्कस किया था इंट्रैक्शन ऑफ जीन में, सिंगल फिनोटिपिक कैरेक्टर कॉमा, इट इज नोन एज
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इट इज नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्लियर है सबको? इट इज नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक ना बेटा? क्या कह रहा है देखिए, लियोट्रॉपिक का जस्ट उल्टा। यूजुअली वन जीन कंट्रोल वन फिनोटिपिक कैरेक्टर, पता है एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, लेकिन समटाइम्स मोर देन वन जीन, एक से ज्यादा जीन फिर भी सिंगल फिनोटिपिक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। इस टाइप के जीन को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहा जाता है। इस टाइप के कंडीशन को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहा जाता है, जिसको एक्सप्लेन किसने किया था? साइंटिस्ट का नाम सामने लिखा हुआ है। ठीक, कौन से प्लांट पे एग्जांपल दिया था, ये सारी चीजें वन बाय वन नोट करेंगे बेटा। क्लियर है? यहां से नीट में क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है वो भी डिस्कस करूंगा आपसे, और बोर्ड लेवल पे आपसे डेफिनेशंस पूछी जाएंगी, एग्जांपल्स पूछे जाएंगे, लेकिन नीट लेवल पे क्या क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस करूंगा, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए बेटा। क्लियर है? चलिए इसको नोट डाउन करिएगा अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। आगे देखते हैं, रफ करें बेटा इसको। चलिए देखो देखो, द फिनोटिपिक, नोट डाल के लिखिएगा, नोट द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस डैश, किसमें किसमें चेक करना है? इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर हम मोनोहाइब्रिड की बात करें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक, रेशियो क्या है ध्यान समझिएगा, रेशियो है बेटा 1:2:1। अगर हम बात करें इन डाई हाइब्रिड क्रॉस, रेशियो कितना मिलेगा आपको? 1:4:6:4:1। क्लियर है सबको? अगर हम बात करें ट्राई हाइब्रिड, इन ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कितना मिलेगा रेशियो बेटा? 1:6:15:20:15:6:1। क्लियर है सबको? ये रेशियो आपको मिलेगा ट्राई हाइब्रिड के केस में। तो ध्यान रखिएगा, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बताइए डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग कितना रेशियो होता है F2 जनरेशन में? तो डाई हाइब्रिड में हमने मेंडल के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था? 9:3:3:1। यहाँ क्या है? 1:4:6:4:1। ऐड करो 4 6 10 2 14 115 116। क्लियर है बेटा? 16 ही आएगा डाई हाइब्रिड में, ठीक ना? अगर ट्राई हाइब्रिड की बात करोगे तो ट्राई हाइब्रिड का रेशियो ये रहा। आपसे रेशियो पूछा जाता है, ना कि उसका फ्लो चार्ट आपसे बनवाया जाएगा। क्लियर है? बोर्ड लेवल पे आपसे ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, आपसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस डेफिनेशन प्लस उसके एग्जाम्पल। मैंने अभी एग्जाम्पल नहीं डिस्कस किया, आपको मैंने पॉइंट बताया नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लियर है सबको? ठीक, तो इसको नोट करिएगा। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के ह्यूमंस में और प्लांट में? इसको रफ करें बेटा। चलिए देखो, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे जरा देखिएगा। एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? फर्स्ट एग्जाम्पल, ह्यूमन स्किन कलर। सेकंड, क्रॉप यील्ड। थर्ड, कर्नल कलर ऑफ व्हीट। ध्यान रखिएगा, जिस साइंटिस्ट का नाम लिखा था उन्होंने इसी पे क्रॉस किया था बेटा, कर्नल कलर ऑफ व्हीट, गेहूं। ठीक ना बेटा? व्हीट। क्लियर है सबको? ठीक, ह्यूमन IQ,
तो ये एग्जांपल्स हैं बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के, इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा, ये आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जांपल बताइए। तो प्लांट के केस में आप ये कर सकते हो, ह्यूमन के केस में ह्यूमन स्किन कलर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल होता है बेटा। क्लियर है सबको यहां तक? यहां तक क्लियर है बेटा सबको? आगे चलें, चलिए ओके बेटा, चलिए आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक तो क्वेश्चन आपसे रेशियो वाला पूछा जाएगा, ठीक, एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, साइंटिस्ट का नाम आपसे पूछा जा सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जरा वो फोकस करिएगा, थर्ड और फोर्थ जो भी होगा आपका, जो जीन्स पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक, द जीन्स विच इज इन्वॉल्व इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कॉल्ड पॉलीजीन्स, उसे हम पॉलीजीन्स कहते हैं। इस लाइन को नोट कर लीजिएगा कहीं पे, द जीन विच इज इन्वॉल्व इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कॉल्ड पॉलीजीन्स। अब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक पूछा जाएगा आपसे, कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा वो देखिएगा आप, ठीक। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा। ओके बेटा देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। पॉलीजीन्स जो जीन इन्वॉल्व होते हैं उन्हें कहा जाता है, अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ जीनोटाइप और फिनोटाइप आपको फाइंड करना होगा, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट डाल के लिखिएगा, ये नीट लेवल पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ जीनोटाइप, स्पेशली मैं पॉलीजीन इनहेरिटेंस की बात कर रहा हूँ, आपको मेंशन करेगा वो चीज़, नंबर ऑफ जीनोटाइप फॉर पॉलीजीन्स, ऐसे ही लिखा होगा फॉर पॉलीजीन्स। उसके लिए जो फॉर्मूला होता है बेटा n की 3 की पावर n, और अगर आपको नंबर ऑफ फिनोटाइप फॉर पॉलीजीन्स फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पॉलीजीन्स इज इक्वल टू 2n+1। ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे जीनोटाइप और फिनोटाइप पूछा जाता है स्पेशली पॉलीजीन्स के लिए, तो ये फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द सम ऑफ टोटल फिनोटाइप and genotype in F2 generation if a character is controlled by two pairs of polygenes, ठीक ना बेटा। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप कैसे निकालेंगे, आंसर इसको पॉज करके खुद से सॉल्व करिए, फॉर्मूला आपके सामने है, नंबर ऑफ जीनोटाइप, और फिर आप इसको प्ले करके आंसर मैच करिए। नंबर ऑफ जीनोटाइप इज इक्वल टू क्या होता है, 3 की पावर n, और n की वैल्यू यहाँ पे जो लिखा ना n, ये नंबर ऑफ यही है बेटा आपका, मैंने आपको n नहीं बताया, नंबर ऑफ जीनोटाइप इज पॉलीजीन्स 3 की पावर n, और यहाँ पे क्या है 2n+1। यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। पहले आप सेपरेट निकालिए, पहले जीनोटाइप निकालिए फिर फिनोटाइप, दोनों को ऐड करके बताना है 2 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स। तो n की वैल्यू कितनी है बेटा 2, तो 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा आंसर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 9। क्लियर है सबको। नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना होता है 2n+1, n की वैल्यू कितनी है 2+1, 2 2 जा 4 +1 कितना हो जाएगा 5, और 9+5 टोटल नंबर कितना होगा बेटा, टोटल इज इक्वल टू 9 + 5 इज इक्वल टू 14। दिस इज योर आंसर। क्लियर है सबको। तो ध्यान रखिएगा, आपसे नीट लेवल पे ये चीज़ पूछी जाती है कि पॉलीजीन्स के लिए बताइए नंबर ऑफ फिनोटाइपिक कितना होगा, अगर आपको ये चीज़ दे दिया जाए, गिवन दिया जाएगा। क्लियर है सबको। 4 ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन उसमें से सही होगा बेटा।
ठीक ना बेटा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको ओरली बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, वेरी ऑनेस्टली केयरफुली सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा कितना आंसर आपका आया। क्लियर है? क्वेश्चन नोट डाउन करिए। फाइंड आउट द नंबर ऑफ फिनोटाइप इन F2 जनरेशन, फाइंड आउट नंबर ऑफ फिनोटाइप इन F2 जनरेशन इफ कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाई 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स, 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स। क्लियर है सबको यहां तक? आगे चले बेटा। तो ये टॉपिक था आपका, क्लियर हो गया। एक लियोट्रॉपी आपने पढ़ा आपने, ठीक। इंट्रैक्शन ऑफ जीन में आपने नॉन एलेलिक इनहेरिटेंस आपने पढ़ा, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, रेसेसिव, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, ठीक ना बेटा। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। उसका F2 जनरेशन आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है सबको? आपने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ा, जिसे दूसरे नाम से क्या कहते हैं बेटा? क्वांटिटेटिव या फिर क्या कहते हैं? मल्टीपल फैक्टर। क्लियर है? उसके एग्जांपल्स आपने पढ़े, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या था वो सारी चीजें आपने क्लियर की। ठीक। अब एक हेडिंग पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और आता है बोर्ड लेवल पे, व्हाट इज मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक ना बेटा। तो इसकी डेफिनेशन ही पूछी जाती है। इसका एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुप होता है। अगर आपको एबीओ ब्लड ग्रुप समझना है तो इसका प्रीवियस लेक्चर, मेरा प्रीवियस लेक्चर, आप इससे पहले जो लेक्चर उसको अटेंड करिए, वहां पे एबीओ ब्लड ग्रुप फुल्ली एक्सप्लेन किया गया है को डोमिनेंस के एग्जांपल में, तो वहां से उस चीज को एक्सप्लेनेशन आप समझ सकते हो। अदरवाइज केवल मल्टीपल एलिलिज्म की डेफिनेशन और इसका एग्जांपल ही पूछा जाता है। एक्सप्लेनेशन एबीओ ब्लड ग्रुप का को डोमिनेंस के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं व्हाट इज मल्टीपल एलिलिज्म, क्या होता है। ठीक बेटा, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक, मल्टीपल एलिलिज्म किसे कहते हैं? ठीक, मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, एबीओ ब्लड ग्रुप है। इसकी डेफिनेशन नोट करिएगा, मैं ओरली ऐसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं खास। ठीक, ऑलरेडी इसको को डोमिनेंस से रिलेटेड मैंने एक्सप्लेन कर दिया है प्रीवियस लेक्चर में। लिखा हुआ है, नोट डाउन करिएगा, यूजुअली 2 एलील्स ऑफ अ जीन, मल्टीपल एलिलिज्म हेडिंग, उसमें लिखिएगा यूजुअली 2 एलील्स ऑफ अ जीन कंट्रोल 1 phenotypic character, usually 2 alleles of a gene control 1 phenotypic character, but sometimes more than 2 alleles of a gene control single phenotypic character. Single phenotypic character, it is called as multiple allelism. It is called as मल्टीपल एलिलिज्म। क्लियर है सबको? ठीक, एग्जांपल लिख लीजिए, एबीओ ब्लड ग्रुप। एग्जांपल क्या होगा बेटा? एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक ना बेटा? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपकी है, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक ना बेटा? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? ठीक, और क्या स्टेटमेंट था, ये थ्योरी किस पॉइंट को एक्सप्लेन करती है, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, यहाँ पे थ्योरी ही आपको पढ़नी है। साइंटिस्ट के नाम आपसे पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर नीट पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, क्रोमोसोमल थ्योरी को किसने दिया था। ठीक, ये क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर नीट में 2020। क्लियर है सबको? 2020 आई थिंक 2019 का लास्ट जो होगा वहाँ पे ये क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें कौन कौन से पॉइंट थे। फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन किया था टीएच मॉर्गन ने। टीएच मॉर्गन ने जब एक्सप्लेन किया तो उनका भी स्टेटमेंट समझते हैं। टीएच मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई पे एक्सपेरिमेंट किया था, ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर इसका साइंटिफिक नेम होता है, फ्रूट फ्लाई का। आपसे क्वेश्चंस पहला होता है बोर्ड लेवल पे, व्हाई टीएच मॉर्गन सेलेक्ट फ्रूट फ्लाई फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने फ्रूट फ्लाई को ही क्यों सेलेक्ट किया। ठीक, जबकि मेंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने फ्रूट फ्लाई मतलब ड्रोसोफिला को सेलेक्ट किया। ठीक, तो उसका रीजन पढ़ते हैं, क्या क्या रीजन थे, और ड्रोसोफिला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें पढ़नी है बेटा, वो सारी चीजें कवर करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर है? चलिए देखते हैं। ओके बेटा देखो, हेडिंग क्या है? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस।
क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक ना बेटा, इस थ्योरी को एक्सप्लेन किसने किया था, इस थ्योरी में क्या क्या बताया गया था, क्या क्या टॉपिक था, ये सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है बेटा, इसी स्टेटमेंट को नोट डाउन करिएगा। क्या लिखा हुआ है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड इंडिपेंडेंटली बाय शुटॉन एंड बॉबेरी। शुटॉन एंड बॉबेरी, ध्यान रखिएगा, आप शॉर्टकट लिखिएगा, आप इतना एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखिएगा प्रपोज्ड बाय या फिर एक्सप्लेन बाय डैश शुटॉन एंड बॉबेरी, ये दो साइंटिस्ट हैं। ठीक, नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है, द टू वर्कर्स फाउंड अ क्लोज सिमिलरिटी बिटवीन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडेटरी ट्रेट्स एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाइल पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट थ्रू द एजेंसी ऑफ गैमीट। इस लाइन को एज इट इज ऐसे ही लिखिएगा। ये लाइन क्या कह रही है, जो ये दो वर्कर थे, द टू वर्कर फाउंड अ क्लोज सिमिलरिटी, इन्होंने एक ऑब्जर्व किया क्लोज रिलेशन, सिमिलरिटी बिटवीन ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर, मतलब हेरिडेटरी ट्रेट्स। ठीक, जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, वो कैरेक्टर कौन लेके जाता है, गैमेट्स के थ्रू जाता है। फिर कह रहा है ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडेटरी ट्रेट्स एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, वहां पे जो क्रोमोसोम का बिहेवियर्स होता है, ये दोनों चीजें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं थ्रू द गैमीट। क्लियर है सबको, ये चीज बताया शुटॉन एंड बॉबेरी ने। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है फीचर ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, कौन कौन से फीचर्स थे वो चीज हमें समझना है बेटा। क्लियर है, तो नेक्स्ट स्लाइड देखिए आपको दिख रही है प्रॉपर, मैं इसको लिखूंगा बेटा, काफी टाइम जाएगा इसमें, बेटर है आप इसको एज इट इज ऐसे ही नोट डाउन करिए, ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो फीचर क्या है, साइंटिस्ट का नाम जरूर याद रखिएगा, नीट लेवल पे साइंटिस्ट का नाम आपसे पूछा जाता है। फर्स्ट फीचर लिखा हुआ है, लाइक हेरिडेटरी ट्रेट्स क्रोमोसोम रिटेन देयर नंबर कॉमा स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअलिटी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जैसे हेरिडेटरी कैरेक्टर में कोई चेंजेस प्रॉपरली नहीं होते, एक ह्यूमन बींग्स के पास जितने ऑर्गन, जितने टिश्यूज, सारी चीज़ें होती, वो उसके नेक्स्ट जनरेशन में वही चीज़ डेवलप होती है। तो क्रोमोसोम के नंबर में भी कोई चेंजेस, स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आते। जितना पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होता है 23 क्रोमोसोम फादर से 23 मदर से, उतने ही क्रोमोसोम जब उस ऑफ स्प्रिंग की नेक्स्ट जनरेशन होगी तो उससे भी उतने ही क्रोमोसोम ट्रांसफर होंगे। क्लियर है सबको, ये चीज इस थ्योरी में बताया गया बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, द टू नाइदर गेट लॉस और मिक्सड अप, ना तो ये कभी लॉस होंगे ना तो कभी मिक्सअप होंगे। थर्ड पॉइंट, बोथ क्रोमोसोम एज वेल एज जीन्स ऑकर इन पेयर इन सोमैटिक और डिप्लॉयड सेल। क्लियर है बेटा। तो फोर्थ पॉइंट, अ गैमीट कंटेन ओनली वन क्रोमोसोम, गैमीट में स्पेशली वन क्रोमोसोम होगा। कौन सा क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, या तो वो एक्स होगा या तो वो वाई होगा। होते 23 क्रोमोसोम है, 23 में से एक सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहा है, 22 ऑटोसोम होते हैं। ठीक ना बेटा। अ गैमीट कंटेन ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ अ टाइप एंड ओनली वन ऑफ द टू एलील ऑफ अ ट्रेट। क्लियर है बेटा। लास्ट, द पेयर्ड कंडीशन ऑफ बोथ क्रोमोसोम एज वेल एज मेंडेलियन फैक्टर इज रीस्टोर्ड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। मतलब यहाँ पे पेयर में क्रोमोसोम हो जाते हैं, जैसे 23 क्रोमोसोम फादर के गैमेट से ट्रांसफर होकर मदर बॉडी में इंटर करते हैं, और मदर बॉडी से जो ओवम के थ्रू गैमेट्स मिलते हैं, मतलब 23 क्रोमोसोम, ठीक, ओवम जो गैमेट है उसके थ्रू जो क्रोमोसोम 23, ये आपस में पेयर अप करते हैं। इनका फर्स्ट पेयर, इनका सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, ऐसा करके पेयर अप होता है। तो इनका जो लास्ट होगा 23rd नंबर, अगर वो वाई है तो फीमेल से तो हमेशा एक्स ही आता है, क्योंकि फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स। तो इनके बॉडी से एक्स और इनकी बॉडी से वाई, एक्स वाई क्या हो जाएगा, मेल। अगर मेल की बॉडी से, फादर की बॉडी से भी एक्स आया है तो एक्स मिल के क्या हो जाएगी, डॉटर यानी फीमेल। क्लियर है बेटा। यहां तक किसी को कोई डाउट? आगे चलिए आगे क्या है नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ठीक ना बेटा। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली किसने एक्सप्लेन किया था, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर है बेटा? ये हेडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। गिवन बाय, किसने एक्सप्लेन किया था? गिवन बाय टी.एच. मॉर्गन। किसने एक्सप्लेन किया बेटा? टी.एच. मॉर्गन। ठीक ना बेटा? टी.एच. मॉर्गन, जिन्हें हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। कौन है बेटा? टी.एच. मॉर्गन। ठीक ना बेटा? टी.एच. मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। ये अच्छे से नोट डाउन करिएगा। अब ध्यान रखना, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आगे लिख रहा हूं इसके। हो गया बेटा? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं बेटा? फ्रूट फ्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये एक्सपेरिमेंट किया था इस ऑर्गेनिज पे टी.एच. मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था। क्लियर है बेटा? बाकी के स्टेटमेंट मैं आपको नोट्स के थ्रू प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको स्लाइड प्रॉपर दिखेगी, उस पर लिखा होगा, उसको एज इट इज ऐसे ही लिखिएगा, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे अप टू नीट लेवल पे। ठीक है बेटा? तो देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है बेटा? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एज मटेरियल फॉर एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ठीक, ये लाइन लिखी हुई है, बाकी आप उसको नोट कर लीजिएगा कि जो मैंने लिखा था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ वेरिफिकेशन, ये इधर देखिए जरा वापस से बोर्ड पे, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये आपकी हेडिंग है। गिवन बाई, मैंने बताया था गिवन बाई टी.एच. मॉर्गन। इसको किसने गिवन किया? गिवन बताया था टी.एच. मॉर्गन ने। किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, या फिर कॉमनली क्या कहते हैं? फ्रूट फ्लाई। और टी.एच. मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। क्लियर सबको? चलिए कुछ नोटेड पॉइंट हैं, नोट डालिए और फिर लिखिए, आपकी स्क्रीन पे ही आपको दिख रहा है प्रॉपर। क्या लिखा है? फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला इज अ टीनी फ्लाई ऑफ अबाउट 2 मिलीमीटर इन साइज। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा, ड्रोसोफिला डैश 2 मिलीमीटर इन साइज विच इज फाउंड ओवर राइप, पके हुए फ्रूट, राइप फ्रूट लाइक मैंगो एंड बनाना। तो मैंगो और बनाना जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं वहां पे ड्रोसोफिला पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द फ्लाई इज एक्चुअली अट्रैक्टेड टू ईस्ट सेल प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ राइप फ्रूट। ये जो फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई, ये एक्चुअली अट्रैक्ट होती है ईस्ट सेल के लिए। ईस्ट आपने पढ़ा, ईस्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय बडिंग। ईस्ट एक फंगस है, वो भी यूनिसेलुलर। क्लियर है सबको? चलिए, ईस्ट सेल प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ राइप फ्रूट्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रोसोफिला इज मोर सुटेबल देन पी प्लांट। ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन करिएगा बेटा। ड्रोसोफिला इज मोर सुटेबल देन पी प्लांट एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बिकॉज। अब आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि ड्रोसोफिला ज्यादा बेटर था या पी प्लांट्स? तो बेटा ड्रोसोफिला इज बेटर देन पी प्लांट्स फॉर एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बिकॉज। पॉइंट नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड आपको दिख रही है, क्या लिखा हुआ है देखो, इट कैन इजिली रेयर्ड एंड ब्रेड अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। मतलब आसानी से आपको मिल जाएगा और आसानी से इसको ग्रो कराया जा सकता है एक पर्टिकुलर लेबोरेटरी में। पहला पॉइंट। दूसरा, द फ्लाई हैज शॉर्ट लाइफ स्पेन ऑफ अबाउट 2 वीक्स, जबकि मटर में जो उसका लाइफ स्पेन था, मेंडल ने बताया था 3 महीने होता है। उनको जो रिजल्ट मिलेगा 3 मंथ वेट करना पड़ेगा, जबकि इसमें कितना है बेटा? ओनली 2 वीक्स। आगे क्या लिखा है? द फ्रूट फ्लाई कैन ब्रीड थ्रू आउट द ईयर, पूरे ईयर में, जबकि मटर का प्लांट आपको सीजनल है। ठीक, छीमी आपको हमेशा खाने को नहीं मिलती बेटा। क्लियर है ना? चलिए, द फ्रूट फ्लाई कैन ब्रीड थ्रू आउट द ईयर सो दैट न्यूमरस जनरेशन कैन बी ऑब्टेन इन अ सिंगल ईयर। आपको कई जनरेशन का
कई जनरेशन मिल सकती है रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए ईयर इंस्टेड ऑफ 1 इन केस ऑफ पी, जबकि मटर के केस में ऐसा नहीं था। थर्ड पॉइंट, अ सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस 100 ऑफ स्प्रिंग। अगर इस फ्रूट फ्लाई के केस में मेल एंड फीमेल के बीच क्रॉस कराया जाए तो 100 ऑफ स्प्रिंग ऑब्टेन होंगे, जिसमें आपको रिजल्ट और अच्छा इंप्रूव मतलब और अच्छे रिजल्ट के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक ना बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, द एनिमल shows a number of externally visible and easily identifiable contrasting trait। मतलब आसानी से आप इसमें जो भी ट्रेट जो भी कैरेक्टर है आसानी से पहचान सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, फीमेल्स आर इजिली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द मेल्स बाय लार्जर बॉडी साइज एंड प्रेजेंस ऑफ ओविपोजिटर एग लेइंग स्ट्रक्चर। मतलब फ्रूट फ्लाई में आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कौन सी फीमेल है और कौन सा मेल है। क्लियर ना बेटा। ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, आपसे बोर्ड लेवल पे पूछा जाता है टीएच मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई को ही क्यों सिलेक्ट किया था, यही सारे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, इट हैज स्मॉल नंबर 4 पेयर ऑफ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है ड्रोसोफिला में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 4 पेयर, जिसमें से 3 पेयर ऑटोसोम होते हैं, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, 4 पेयर क्रोमोसोम होता है ड्रोसोफिला में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक ना बेटा। आगे देखो, नेक्स्ट है नोट पॉइंट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के, पॉलीटीन क्रोमोसोम ऑकर इन सैलिवरी ग्लैंड ऑफ लार्वा। इसका जो लार्वा होता है उसकी सैलिवरी ग्लैंड में पॉलीटीन क्रोमोसोम। अब आप कहोगे ये क्या है, तो जब आपको सेल चैप्टर पढ़ाया जाता है वहाँ पे जिएंट क्रोमोसोम हेडिंग आती है, वहाँ पे 2 स्पेशली अलग से क्रोमोसोम पढ़ने होते हैं हमें, एक लैम्ब्रुस क्रोमोसोम और पॉलीटीन क्रोमोसोम। आगे कहीं टॉपिक आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा, अभी के लिए इतना जान लो, पॉलीटीन क्रोमोसोम और लैम्ब्रुस 2 क्रोमोसोम होते हैं जो स्पेशल टाइप अलग से हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसके लार्वा के सैलिवरी ग्लैंड में पॉलीटीन क्रोमोसोम देखने को मिलता है। पॉलीटीन क्रोमोसोम कैन बी यूज्ड टू स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन मतलब क्रोमोसोम में क्या क्या चेंजेस, कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये सारी चीजें देखने में, स्टडी करने में इसका यूज किया जाता है। यहां तक सबको क्लियर है बेटा। ये बात थी टीएच मॉर्गन के सिलेक्शन की, कि उन्होंने पी प्लांट के प्लेस पे फ्रूट फ्लाई का सिलेक्शन किया था, ठीक, और एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे इसको प्रूफ किया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, तो शुटॉन एंड बॉबेरी का नाम आएगा। और अगर आपसे ये पूछा जाए एक्सपेरिमेंटली किसने इसको एक्सप्लेन किया था, तो बेटा नाम आएगा टीएच मॉर्गन का। क्लियर है सबको, ये चीज याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आगे चलें, चलिए ड्रोसोफिला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं। ओके बेटा, तो ये था एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक ना बेटा। तो यहाँ तक सारी चीज़ें मैंने एक एक चीज़ आपको बताई, ठीक, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट हमको एक्सप्लेन करना बेटा लिंकेज क्रॉसिंग ओवर, ठीक ना। लिंकेज क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड जितने पॉइंट्स हैं सारी चीज़ें 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे, प्लस सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, उसमें कई अलग अलग ऑर्गेनिज्म पर सेक्स डिटर्मिनेशन हमें पढ़ना है, ठीक। ड्रोसोफिला से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स उसमें भी आपको मिलेंगे, जेनिक बैलेंस, जिसे कैम्ब्रिज नाम के एक साइंटिस्ट ने उसको एक्सप्लेन किया था, X/A की रेशियो पे इनका सेक्स डिटर्मिनेशन किया गया था। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इस लेक्चर को अच्छे से वॉच करिए, अपना नोट्स प्रिपेयर करिए, और कोई डाउट होता है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बेटा। ठीक ना बेटा। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है बेटा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई होप आपको ये लेक्चर पूरी तरह से वेल कंफर्टेबल होगा। अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी, आई विल एक्सेप्ट। क्लियर बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटा।